नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 साल का वनवास खत्म हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली में इतनी जबरदस्त जीत हासिल की कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 48 सीटें या तो जीत चुकी है या जीतने के बहुत बहुत करीब है। लेकिन आखिर दिल्ली में बीजेपी की इस बम्पर जीत का फॉर्मूला क्या रहा, आज इस पर भी बात होगी। और वैसे तो इस जीत में मोदी फैक्टर का सबसे बड़ा रोल दिख रहा है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर दिल्ली चुनाव को केजरीवाल में तब्दील कर दिया और फिर केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों के सामने मोदी की गारंटी भी पेश की। वैसे आज बीजेपी को कांग्रेस को भी थैंक यू करना बनता है, जो खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई लेकिन बीजेपी को 14 सीटें जिता दी। कैसे, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के नतीजों ने क्या इस बार इस भ्रम को भी दूर कर दिया है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं करते? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सभी मुस्लिम सीटों पर बीजेपी को भर भर कर वोट मिले और मुस्तफाबाद की सीट जो है वो तो बीजेपी ने जीत भी ली। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे इक्वेशन दिख रहे हैं और इससे जो निकल रहे सवाल हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी से, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ हैं, प्रोफेसर आकाश दीप मुनि हमारे साथ हैं और सबसे बढ़कर हमारे साथ प्रदीप गुप्ता भी हैं, सीएमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी के पास जाना इसलिए आज बनता है और इस बधाई के साथ जाना बनता है कि एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में कहा था कि 45 से 50 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और तब बहुत सारे लोगों ने बहुत आश्चर्य भरी नजरों से आपको देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने एक बार यकीन नहीं किया होगा और आज जो टैली में आंकड़ा दिख रहा है, बीजेपी 48 सीटें तो करीब करीब मिलती दिख ही रही है। तो आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं कि जब ये आंकड़े आपके सामने अब आ चुके हैं, जो आपका आकलन है वो नतीजों में तब्दील हो चुका है, ये आपको किसकी हार और किसकी जीत दिखती है? ये किस मुद्दे की या किस एजेंडे की हार है और किसकी जीत है? थैंक यू आपका जो बधाई देने के लिए। एक्सिस माई इंडिया की टीम और मैं भी पूरी की पूरी क्रेडिट जो है अपनी टीम जो ग्राउंड में, फ्रंट में और बैक ऑफिस में एनालिसिस करते हैं और खासकर हमारे मुकेश काबरा जी हैं जो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। मेरी एक्सिस माई इंडिया इस बधाई की और क्रेडिट की पात्र है। मैं तो केवल आंकड़ों को रिपोर्ट करता हूँ जी। रह गई बात की, और हमने साथ साथ 48% बीजेपी प्लस को प्रेडिक्शन किया था जो 47.17 आया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी बता दें, अब आपने पूछा कि इसकी जीत की क्या वजह है और कहाँ का क्या हुआ, तो इसकी देखिए सबसे पहले तो जनता होती है। जनता मतलब जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी। इसमें 3 प्रमुख डेमोग्राफी हैं जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। उसमें है दलित, महिला और मिडिल क्लास का बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से वोटर का निकलना और बीजेपी में जुड़ना। ये 3 प्रमुख सबसे बड़ी डेमोग्राफी है जिनने की पूरा फेरबदल किया। इतना के करीब करीब 15 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो महिलाओं ने पिछले चुनाव में बीजेपी को 30% महिलाओं ने वोट किया। बिल्कुल। इस चुनाव में 46% हो गया, वो 46 यानी 16% का जंप। हाँ, 16% महिलाओं में हमारे आंकड़े में, क्योंकि हमारा वोट शेयर भी हूबहू साबित हुआ है। बिल्कुल। तो 16% का जंप, दलित के वोट में करीब 12% पॉइंट्स का जंप, और मिडिल क्लास जो कि दिल्ली की बात करें और पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में 50 से 60% मिडिल क्लास है। यही करीब 60% अन्य राज्यों में लोअर वर्ग होता है, लोअर इनकम ग्रुप होता है। तो मिडिल क्लास भी जो है बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ और जो आप देख पा रहे हैं उसके ये नतीजे हैं। अच्छा। रह गई बात अब पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की बात कर लेते हैं। ये तो जनसांख्यिकी की बात हो गई। देखिए, जनता किसी भी चुनाव में पूरा का पूरा आकलन विश्लेषण करके देती है कि जिनको हमने 5 साल पहले चुन के भेजा था उन्होंने क्या वादे किए थे और क्या उन्होंने 5 साल काम किया। हाँ। सेइंग एंड डूइंग। और उसके आधार पर आकलन करके जब हमारे लोगों ने पूछा
जब कोई वोट जिसको भी करते हैं तो अमूमन हमारे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों इस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो रहे थे, हाँ, क्योंकि हम ये भी पूछते हैं कि लास्ट टाइम किसको वोट किया था और अब किसको करने वाले हैं, उससे पता चलता है कौन कहाँ से जा रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में वो बात नहीं रही। तो हमने आगे पूछा कि क्यों। तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में, मैं अपनी भाषा में बोलूं, ऐसा एक भी नोटेबल काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनको मतदान करना चाहिए। उसके पहले के 5 साल में जो उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और पानी के बिल और महिलाओं को जो फ्री बस राइड थी, ये उन्होंने जरूर उसको नोट किया और बताया। लेकिन कहा पिछले 5 साल में, और जहां तक जब भी चुनाव आते हैं तो लोग वादे करते हैं, इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड करके बनाया। 2100 रुपए महिलाओं को उसमें वादे की और भी तमाम तरीके, और फॉर्म भरा के लिया और ये कार्ड उनके हाथ में दिया लोगों के। बिल्कुल, हाँ। और उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, कि ये अकेले पासा पलट देने वाला। मैं उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरा, लोगों ने कहा कि ये देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है, उसपे भी हालांकि म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार होती है, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी है। उसके बाद कहा पीने के पानी की क्वालिटी, उसके बाद कहा कि रोडों की हालत। ये ऐसे विषय हैं जिससे कि करीब करीब अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी इससे इम्पैक्ट करते हैं। ये ऐसे विषय हैं। तो इन विषयों के ऊपर वो सारा कुछ नेगेटिव गया। जहां तक अब यदि चीज नेगेटिव होती है और लोग अपना मन बदलना चाहते हैं, तो होता है कि विकल्प कौन सामने मौजूद है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के रूप में प्रोजेक्ट किया अपने आप को। उन्होंने 2500 रुपए का प्रॉमिस किया। साथ में ये भी बताया कि इन्होंने पंजाब में वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी वालों से जब पूछते थे आप मीडिया कर्मी कि आपने तो पंजाब में वादे पूरे नहीं किए, यहाँ कैसे माने जाए, तो बड़ा कैजुअल आंसर वो देते थे कि अभी 5 साल के लिए भेजा है, 3 साल हुए, कर देंगे, जल्दी क्या है। इसके अलावा केजरीवाल जी ने बीच में कहा कि देखिए, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, 2 बार मैं सीएम की कुर्सी छोड़ के चला गया, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। मतलब ये कि सीधी सीधी एक मैंडेट जो उनको जीत के भेजा था, सीएम कैंडिडेट थे वो और बनाया था जनता ने, उस मैंडेट की इंसल्ट भी उन्होंने महसूस। बिल्कुल। तो अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी का जो फैक्टर था इसमें एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाई बीजेपी ने अपनी तरफ से जो भी गारंटी, जो भी वादे किए थे, उसके साथ मोदी की गारंटी वाला फैक्टर भी जुड़ गया। और मोदी ने क्या क्या किया, एक बार मोदी फैक्टर को हम दिखाते हैं, जरा सा एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं कि इस चुनाव में मोदी फैक्टर कैसे काम कर रहा था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि अभी प्रदीप गुप्ता जी भी कह रहे थे कि पहली बात तो एक कि जो बीजेपी ने वादा किया 2100 के बदले 2500 महिलाओं को, और उस पर मोदी ने कहा कि भाई जो पहले से आपको सुविधाएं मिल रही थी, जो फ्रीबीज मिल रहे थे, वो तो मिलेंगे ही, उसके ऊपर से जो हम वादे कर रहे हैं उसके साथ मोदी की भी गारंटी है। और जो आम आदमी पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई यहां कोई दूल्हा नहीं है बीजेपी के पास, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मोदी ने दिल्ली के लोगों के सामने अपना चेहरा रखा। और अपना चेहरा कैसे रखा, आप ये सोचिए कि करतारपुर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी को एक बार सेवा का मौका दीजिए। दिल्ली वासियों से कहा कि मुझे एक बार आप सेवा का मौका दीजिए। और अपनी 5 रैलियों में 78 बार मोदी यानी कि खुद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं आपके सामने हूं। जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में उन्होंने इस तरीके से मोदी की गारंटी जैसा शब्द का इतना इस्तेमाल नहीं किया था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, 12 लाख इनकम टैक्स से छूट, 12 लाख तक के आमदनी पे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा। तो ये जो 2 फैक्टर थे, वो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को, जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास को बीजेपी की तरफ लाने में, शिफ्ट करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है जो कि मोदी ने इस चुनाव में साबित किया कि भाई दूल्हा भी है और उसके पास पूरी बारात भी है और योजनाएं भी है, सब कुछ है। और लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहां चूक गई, एक बहुत बड़ा सवाल है। तहसीन, मैं पहले आपसे पूछूंगा और उसके बाद चलूंगा प्रदीप जी के पास कि कांग्रेस से कहां चूक हो गई और कांग्रेस इस बार भी उसका सूखा खत्म नहीं हुआ। तो अव्वल तो रंजीत जी, अगर प्रदीप जी दिखे स्क्रीन पर तो उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। अगर आप प्रदीप जी को, प्रदीप जी आपको बहुत बहुत साधुवाद।
मैं आपके साथ शो में था 2 दिन पहले नाविका जी के साथ, और आपने आपके आंकड़े रखे, आपके नंबर्स रखे और उस पर कायम रखे, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में मेरे दोस्त गुरु प्रकाश भाई को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाजपा ने चुनाव जीता और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सेवा करेगी। हाँ, इस चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो चुनाव था, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, वो मोदी जी के नाम पे उस तरह से नहीं लड़ा गया था। 2024 का चुनाव लड़ा गया था मोदी जी के नाम पे, अब की बार 400 पार। तो ये एक तरह से मोदी जी का एक लास्ट चांस है, क्योंकि बिहार के चुनाव में नीतीश फैक्टर होगा और अन्य उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल वो चुनाव है। तो ये मोदी जी के नाम पे रखा गया। तो जो आपने कहा बिल्कुल मैं से इत्तेफाक रखता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस चीज में खुश हो रही है कि आम आदमी पार्टी हार गई, और ठीक है, वो करना भी, उनको हराना जरूरी था क्योंकि उनका वोट सेम है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से घमंड दिखाया था, हरियाणा के चुनाव खराब किए थे कांग्रेस के लिए और अन्य जगहों पर। बट मेन चीज है कि कांग्रेस पार्टी को अब ये सोचना चाहिए कि 15 साल में जिस राज्य में उन्होंने शासन किया, बहुत अच्छा शासन किया। आप लोग ग्राउंड पे थे, शायद प्रदीप जी भी ग्राउंड पे थे, जहां पर भी लोग जाते थे, लोग कहते थे कि शीला जी का एक चेहरा था, एक डेवलपमेंटल मॉडल था, लोग उसे याद करते थे। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता 15 साल 20 साल तक पावर में नहीं आएगा, तो दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसा संगठन वैसे खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता था कि बहुत अच्छा, और संगठन को खड़ा करने की कोई बहुत संजीदा कोशिश भी नहीं हुई इन सारे राज्यों में, क्योंकि जिस तरीके से आपने पॉलिसी आपने बदली कि पहले आप आम आदमी पार्टी के साथ थे, फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए। भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो कहीं पर खड़े हो सकें, किसी के सामने एक स्टैंड ले सकें। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 6 महीने पहले जिसके साथ खड़े थे, अब 6 महीने बाद उसको कैसे उससे लड़े। नहीं, मुझे उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखता, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है। वो जानते हैं लोकसभा और राज्य के चुनाव में अंतर है। आप देखते हो कहीं लोकसभा और असेंबली चुनाव साथ में होते, तो जैसे उड़ीसा में एक बार लोकसभा में बीजेपी को वोट दिए, लेकिन पटनायक जी की पार्टी को चुने। वो बात नहीं है। विषय ये है कि एक बार आप मैदान में उतर जाते हो, आप हाफ हार्टेड नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, फिर आपको बिल्कुल लड़ना है। ठीक, उसके बाद जो होगा आप कर सकते हो, बट लड़ाई आपको पूरी करनी है। आम आदमी पार्टी को एक बहुत मौका आपके पार्टी के नेता हाफ हार्टेडली लड़ रहे थे। नहीं, वो राहुल जी एंड में आकर उन्होंने फिर उसको पिकअप कर दिया स्टीम। लेकिन मेरी हमारे यहाँ कहावत है कि भोज पे कोहड़ा रोपने का कार्यक्रम अगर होता है तो सफल नहीं। मेरी लास्ट एक लाइन थी, मेरी अपेक्षा थी 4 या 5% से अगर कांग्रेस 15-17% तक पहुंच जाता, आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाती दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कांग्रेस को इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए पंजाब के लिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी हैं, हिमांशु और अभिकांत हैं, जो कि बीजेपी ऑफिस पे मौजूद हैं। और जैसा कि बीजेपी ऑफिस का हमने आपको मुख्यालय की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि वहां अमित शाह पहुंच गए हैं और पार्टी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु भाई, जीत तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस जीत का जो चेहरा है वो किसके सिर पर बंधेगा, किसके सिर पर सजेगा, सीएम कौन होगा, इसको लेकर के कुछ बातें आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जबरदस्त तरीके से उत्साह है। आगे की तरफ हम आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा आपको सामने की तरफ नजर आएंगे। सचिन जो हमारे साहू, हमारे जो विजय हैं, वो आपको सामने की तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए जेपी नड्डा सामने की तरफ खड़े हुए हैं। जेपी नड्डा सामने की तरफ खड़े हुए हैं और वो अब कुछ देर के बाद में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले। देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला पहुंच गया है बीजेपी मुख्यालय। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं दिल्ली में एक प्रचंड जीत के बाद। ये एक ऐसा मौका है जिसका इंतजार 27 सालों से बीजेपी को रहा होगा और आज वो दिन आया है, तो जाहिर सी बात है इसका जश्न तो जोरदार होना ही चाहिए, क्योंकि जीत भी जबरदस्त है। तो हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान भी हैं। हमारे संवाददाता ने अभी इस पर कोई क्लैरिटी तो नहीं दी। गुरु प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कि बीजेपी के इस जीत का सेहरा दिल्ली में किसके सिर पे सजेगा? कुछ अगर आपका कुछ आकलन हो तो बताइए। नहीं रंजीत जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की देवतुल्य जनता को आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बड़ा जनादेश,
एक बड़ा जनाशीर्वाद आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं सुन रहा था आपकी बातों को बड़े ध्यान से, आपने कहा कि बारात द्वार पे है और तब कोहड़ा रोपा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल ये सटीक बैठता है। आज जब हम लोग चुनाव के नतीजों को फॉलो कर रहे थे तब देख रहे थे, अभी भी यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी और उम्मीदवारों को आपके पास फिर से आऊंगा। अभी देखिए जो बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से वहां पर जिस तरह का माहौल है, जरा उसको देखिए, उसको एक अद्भुत माहौल है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है, जितनी बड़ी जीत, जितनी शानदार जीत है, उतना ही शानदार स्वागत भी है। भारत माता की मोदी 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 भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि वहां पर सारे बड़े नेता जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं और बड़े नेताओं की तरफ से जो है वो मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और प्रधानमंत्री मोदी बहुत शानदार जीत के बाद बहुत शानदार जश्न जैसा कि दिख रहा है आपको बीजेपी मुख्यालय में। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, देश को। और ये दिल्ली में बहुत ही जबरदस्त जीत मिली है। एक बार गुरु प्रकाश पासवान आप अपनी बात जरा पूरी करिए। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज आपने अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो मैसेज चलाया और आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि आदमी के दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा क्या होती है। आज उनके वीडियो मैसेज में उनके पीछे की दीवार से बाबा साहब अंबेडकर भी गायब थे और शहीद भगत सिंह भी गायब थे। तो जब तक राजनीति थी, जब तक वोट चाहिए था, तब तक बाबा साहब अंबेडकर भी होंगे, शहीद भगत सिंह भी होंगे। लेकिन आज जब चुनाव समाप्त हो गया है तो अरविंद केजरीवाल जी का साफ चेहरा दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। खैर, आज वो दिन नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी को भी बधाई है कि आप एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाइए कम से कम। जैसा कि हम कह रहे थे रंजीत जी, हम अटल जी के संस्कार वाले लोग हैं। अटल जी कहते थे हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो आज कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एक सामूहिक लेकिन इस बात को आप स्वीकार करेंगे के बाद हरियाणा का चुनाव हो, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के उलट आम आदमी पार्टी ने इस हार के बाद जिस तरह का जेस्चर शो किया, जिस तरीके से विनम्रता से उसने हार को स्वीकार किया और इसको जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि हम इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे कि यह हार हमें क्यों मिली है, मुझे लगता है कि यह विपक्ष के लोगों के लिए भी एक सीखने वाली बात होगी। मैं ये बात प्रदीप गुप्ता से के पास जाना चाहता हूं इस सवाल को लेके। प्रदीप जी, भाई कांग्रेस जब भी हारती है, समाजवादी पार्टी जब भी हारती है, चुनाव आयोग दोषी हो जाता है, ईवीएम दोषी हो जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारत माता की। दोस्तों, कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे तहसीन पूनावाला, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई लोकतंत्र में हार और जीत चुनाव में चलते रहते हैं, लेकिन जब आप जीत में, ठीक है कि आपका जीत में जश्न बनता है, लेकिन हार में आप उसकी खींच आप नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां करती हैं कि कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ना, क्या ये सही परंपरा है? आज आम आदमी पार्टी ने कम से कम उससे हट के और उसने हार को जितनी विनम्रता से स्वीकार किया है, और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से एक सबक है, बाकी विपक्षी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता विपक्षी पार्टियों को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। वही पार्टी जिन्होंने आरोप लगाया कि पूरे यमुना को पॉइजन करते, उसमें जहर मिलाकर एक मास जेनोसाइड होने वाला था दिल्ली के अंदर, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया। उसके पहले माननीय अरविंद
केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या होने वाली थी और दिल्ली पुलिस उनकी हत्या करने वाली थी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री पहुंच गए तो वो विजुअल से उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कुछ 2 दिन पहले कि कुछ उनके 16 विधायक को खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही थी। नंबर कुछ सबूत उन्होंने दिया नहीं, एसीबी से वो नहीं किया। और ये भी तो आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पे कि उनके खुद के वोट कुछ 40,000 डिलीट हो गए थे, जो फिर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2024 के पहले ही थे। तो ये तो चीज है आम आदमी पार्टी और सारी विपक्षी दल करते हैं, तो भाजपा ने भी किया था आपकी याद है। लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मोदी जी को जय श्री